नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। ये सेक्युलर शब्द हमारे जहन में इतना बैठ गया है कि हिंदुओं का दर्द हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। हिंदुओं की लाशों पर हमने कभी आंसू नहीं बहाए। हिंदू लड़कियों की लुटती अस्मत पर हमारी आंखें शर्म से कभी नहीं झुकी। फिर चाहे कश्मीर हो, बंगाल हो या फिर बांग्लादेश हो, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ सेक्युलरिज्म के चश्मे से देखा जाता रहा है, उसी चश्मे से आतंक के धर्म को देखा जाता है। आज तक किसी सेक्युलर को आतंक का धर्म नहीं पता चला, लेकिन पहलगांव में आतंकवादी आते हैं, पर्यटकों का धर्म पूछते हैं, जिसने खुद को हिंदू बताया उसकी हत्या कर दी गई। कश्मीर में यह कोई पहली घटना नहीं है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, हिंदू महिलाओं के साथ हैवानियत की जाती है, पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाएं। इसके लिए जहन में खौफ का होना लाजिम है। तो आतंकियों ने शारदा टिक्कू के साथ पहले हफ्तों रेप किया, फिर 2 टुकड़ों में काट दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम शारदा टिक्कू का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम आतंक के धर्म को डिकोड करने और कश्मीर घाटी कैसे लाशों की घाटी में तब्दील हो गई इसकी बात करेंगे। चाहे 1990 का कश्मीर हो, चाहे 2025 का कश्मीर हो, कुछ खास नहीं बदला है। पहले भी हिंदुओं की ही टारगेट किलिंग होती थी, आज भी टारगेट किलिंग हो रही है। 1990 के नरसंहार पर एक सेक्युलर नैरेटिव गढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि हथियार बंद, आतंकी सीमा पार से आए और कत्लेआम करके चले गए। सच में क्या यह सुनकर विश्वास किया जा सकता है? अगर यही सच था तो अखबार में हिंदुओं के खिलाफ छपते इश्तिहार क्या थे? मस्जिदों से लगाए जाने वाले नारों का क्या सच था? ये वो सवाल है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे, क्योंकि मंगलवार को पहलगांव में हुए टारगेट किलिंग में एक बार फिर से कई सवाल खड़े करती हैं। पहलगांव में टारगेट किलिंग के बाद फिर से सेक्युलरिज्म की बात होने लगी है। जैसे ही हमला हुआ उसके थोड़ी देर बाद पहलगांव में कैंडल मार्च निकलने लगे, भाईचारे की बात होने लगी। होनी भी चाहिए, हम भी इसके हिमायती हैं, लेकिन कैसे हमेशा मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कैसे हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये हम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना पाप है? क्या 1990 वाले कश्मीर की फिर से दस्तक हो गई है? कश्मीर टू बंगाल, हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर मौन क्यों है लोग? हिंदुओं के नरसंहार पर सेक्युलरिज्म वाली सियासत क्यों होती है? क्या आतंक का मजहब पूछने वालों को पहलगाम हमले से जवाब मिला या नहीं? आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों पर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले पर क्या कुछ कहा। आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।
आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। अब आपको कश्मीर घाटी का वो सच बताना चाहते हैं जो लिखा तो सुर्ख लाल रंग से है, लेकिन उसका अतीत स्याह और बहुत स्याह है। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे 1990 के दशक में कश्मीर में मस्जिद से नारे लगाए जाते थे। पहला नारा रालिव तिस्लालिवे या गैलिव, इसका मतलब होता था धर्म बदलो, इस्लाम कबूल करो, मर जाओ या भाग जाओ। नारा नंबर 2 कश्मीर में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है। तीसरा नारा शर्किया ला गरबिया इस्लामिया इस्लामिया, मतलब न पूर्वी न पश्चिमी, सिर्फ इस्लामी। चौथा नारा पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इल्लाह इल्लल्लाह, कश्मीर बन जाओ पाकिस्तान बटाल वराई बटनीव सान, इसका मतलब होता है हम कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ लेकिन उनके पुरुषों को नहीं। और ये कोई अपूर्वा सिंह या इंडिया न्यूज नहीं कह रहा, ये लेखक राहुल पंडिता की किताब और मून हैज ब्लड क्लॉट में लिखा है। राहुल पंडिता लेखक हैं और पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कश्मीर के स्याह सच को महसूस किया है। चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल आज जुड़ने वाला है जिनसे आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कश्मीर घाटी लाशों की घाटी कैसे बन रही है। पहले शर्किया ला ऐसे जो बयान होते थे, ऐसे जो नारे होते थे, वो कश्मीर की वादियों में गूंजा करते थे। पाकिस्तान से क्या रिश्ता है कंफर्म करने के लिए अब हिंदुओं की पैंट उतारी जा रही है। पहले और अब के कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। पहले मस्जिद से नारे लगवाए जाते थे और अब पर्यटकों का धर्म पूछा जाता है और उसके बाद उन्हें गोली मारी जाती है। कंफर्म करने के लिए पैंट उतारी जाती है और उसके बाद हिंदू होने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। कल पहलगांव में कुछ ऐसा ही हुआ है। पर्यटकों का धर्म पूछा जाता है और अगर पर्यटक ने हिंदू बताया, खुद को अपना नाम बताया और अपना धर्म हिंदू बताया, तो फिर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पहले नारे लगाए जाते थे कि धर्म बदल दो या फिर यहां से भाग जाओ, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 1990 और 2025 के कश्मीर में क्या कुछ बदला है। ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तब मस्जिद से नारे लगवाए जाते थे और अब पर्यटकों का धर्म पूछा जाता है। तब रालिव तिस्लालिवे या गैलिव यानी धर्म बदलो, इस्लाम कबूल करो या मर जाओ या फिर भाग जाओ बोला जाता था और अब हिंदू होने पर गोली मार दी जाती है। पर्यटकों से उनका धर्म पूछा जाता है, कंफर्म करने के लिए पैंट उतारी जाती है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। कश्मीर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुका है, क्या करके आपसे परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीएन झा जी बहुत स्वागत है आपका। विकास रैना कश्मीरी पंडित है, एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष कोल अभिनेता हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका। के सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रवि कुमार संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रवि का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे मेहमानों के साथ। रवि आपसे जानना चाहेंगे, वो गुस्सा वो उबाल लखनऊ में भी नजर आ रहा होगा कि किस तरह से पहलगांव में निर्दोषों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और फिर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। धर्म पूछा गया, पैंट उतार के कंफर्म किया गया और फिर मार दिया गया।
बिल्कुल, ये घटनाएं सिर्फ पहलगाम की नहीं है बल्कि पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा और नाराजगी है और लोग बेहद ही नाराज है। सोशल मीडिया से लेकर लोगों की बात करें तो लगातार लोगों की जो नाराजगी है उस पूरी घटना को लेकर देखने को मिल रही है। लखनऊ में भी तमाम सारे ऐसे संगठन है जो सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपने तरीके से इस पूरे घटना का विरोध जताया है और पूरे इस घटना को लेकर पक्ष नहीं विपक्ष के लोग भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा जो घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब सरकार बेहद ही सख्त है और उस पर ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इस वक्त लखनऊ की हम जीपीओ में मौजूद है और यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से इस पूरी घटना को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। हाथों में कैंडी ले रखी है और हाथों में जो इनके जो पंपलेट है वो बता रहे हैं किस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार इस घटना से नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जो इस पूरी घटना से नाराज है और इस पूरी घटना का विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? आतंकवाद हर हाल में समाप्त होना चाहिए। सबसे खास बात है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो आतंकवाद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि शत्रु कौन है तब तक रोज ऐसी घटनाएं होंगी। जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं उनका भी सर्वनाश होना चाहिए, वो चाहे देश में हो या विदेश में हो। बिल्कुल, इस सोच को लेकर बात अब क्या कहेंगे इस पूरी घटना को? देखिए, हमारा सिंपल सा एक बात है कि अगर इस सरकार में भी वहां पे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, अगर इस देश में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कहां चले जाएं? लगातार अगर कोई घूमने गए अपने फैमिली के साथ, कोई एक हमारे बगल के जनपद के कानपुर के रहने वाले थे, शुभम नाम था उनका, वो तो अपने फैमिली के साथ गए थे और जिस प्रकार का कृत्य उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि नहीं है, वो हिंदू नहीं थे। उनका तमाम हम लोगों ने न्यूज के माध्यम से देखा कि पैंट खुलवा के चेक किया गया कि कौन किसके। तो धर्म के आधार पे अगर किसी की हत्या की जा रही तो बहुत ही निंदनीय है। और मेरी प्रधानमंत्री जी से सीधे एक रिक्वेस्ट है कि पूरे इच्छा शक्ति के साथ, पूरे सेना के साथ इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश ने पूरा मुझे लगता है दुनिया देखे और उसके समाज को एक आईना दिखाने का काम करे कि भारत देश के किसी भी नागरिक के साथ कुछ भी गलत होगा तो भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि वो कहीं ना कहीं पलटवार करना जानती है। पूरा जवाब देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबको एक साथ आके इस मामले में संज्ञान लेनी चाहिए। हमारी संसद को ऐसा कोई कानून बनाए या फिर सरकार को ऐसी क्षमताएं दे ताकि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पाए। और ये जो आतंकवाद जिस तरह से फैल रहा है, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहा है या बांग्लादेश बॉर्डर से आ रहा है, उसको पूरी तरीके से रोका जाए और बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को दोबारा दोहराने की कृपा करें। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं ना हो इस पर कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथों पे जहां पर प्लेट ले रखा है, लोगों ने मोमबत्ती ले रखी है, यानी कैंडल मार्च कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा के समक्ष ये लोग बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, ना कोई इनका धर्म होता है। ये 26 को मारे, जब तक इनका हमको 2600 को न मार दे तब तक मुझे चैन नहीं है। बिल्कुल, क्या कहेंगे बताइए? मैं प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि उनको जो है बहुत अच्छे से इनको जो जवाब देना चाहिए, पाकिस्तानी को जवाब देने का, आतंकवाद के विरोध उनको जवाब देना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाइयों को जान गई है उनका तुरंत फौरन उनका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे जो जिहादी सोच के लोग हैं, ये देश का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी जिहाद फैला के रखा हुआ है, इनको इजराइल के तर्ज पे इनको जवाब देना चाहिए। और जो भी पर्यटक जा रहे हैं, हमारी ये मांग है सरकार से, उनको ग्रुप के साथ भेजा जाए और AK-47 उनको दिया जाए, जिससे कि वो अपना निर्भीक होकर के पूरे देश में विचरण कर सकें, अपना पर्यटन कर सकें और उनको AK-47 के साथ में उनको स्वयं की सुरक्षा वो कर सकें। और इजराइल जैसा निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के अंदर जो छुपे हुए जिहादी बैठे हुए हैं, इनका वोटिंग राइट, इनका आधार कार्ड, इनका नागरिकता, इनका सबको खत्म होना चाहिए। ऐसा कानून लेकर देश में आए कि जो भी उनका घर को बुलडोजर किया जाए, उसे जब्त किया जाए, सारी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। ऐसी निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। जैसे जो छुपे, चाहे वो मालदा में हो, चाहे मुर्शिदाबाद में हो, चाहे नूह में, आज का बहुसंख्यक समाज अपने हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो बंटवारा हुआ था, आज हमारा ये हिंदुओं का देश है और यहाँ पे इनको रहने दिया गया, इनको सारा अधिकार दिया गया। आज हम हमारे पूरे भारत हमारे अधिकार पे रह रहे हैं और हमारे हिंदू समाज आज ऐसा हो गया है कि पूरे देश में कोई भी त्योहार बगैर पुलिस के, बगैर CRPF के नहीं मना सकता। ऐसा क्यों? तो हमारा देश ये हिंदुओं का देश है, हमारे संसाधन ये लूट रहे हैं और जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे जिहादी जो देश के अंदर छुपे बैठे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, उनका घर बुलडोजर दिया जाए और उनकी
क्या नागरिकता छीनी जाए, उनका वोटिंग राइट छीना जाए, उनका बिल्कुल पूरी तरीके रवि, से- लौटूंगी मैं आपके पास। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहला सवाल मेरा रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन झा से। सर, अभी हम 1990 और 2025 के कश्मीर के बीच तुलना कर रहे थे। ग्राफिक्स भी आपने देखा होगा कि 1990 में तब मस्जिदों से अजान होती थी, मस्जिदों से ऐलान किया जाता था, और अब 2025 के दौर में हम हैं और अब कश्मीर में पैंट उतरवाई जा रही है, धर्म पूछा जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है। जी अपूर्वा, आपने जितनी चीजें बताई हैं अपने ओपनिंग एड्रेस में कि 1990 में क्या होता था, मैं उसी समय में मैं वहाँ कश्मीर में पोस्टेड था, श्रीनगर में। हमारे एयरफोर्स स्टेशन के चारों तरफ में जो गांव थे, वहाँ के मस्जिदों से वो आवाज़ आती थी, और तब हम अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्या हम यही भारतीय हैं जहाँ पे ये रलीफ सलीफ गलीफ का नारा लग रहा है। तो ये देखिए, नारा लगाने वाले कौन थे? वही मुल्ले थे उसी मस्जिद के, वही इमाम थे, और वो किस बेसिस पे ये नारा लगाते थे? क्योंकि उनको इंस्पिरेशन कुरान और हदीस से मिलती है। तो आज के दिन का जो वो मस्जिद है, जहाँ से वही मुल्ला और वही जो मौलवी हैं वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और जो अजान लगाते हैं, क्या आज का कुरान चेंज हो गया है? ना जी ना, जी। मानसिकता वही है। और जब आपने ये चीजें कही कि जब हम जानते हैं कि ये कुरान और हदीस से ये हेट और इंटॉलरेंस उत्पन्न होती है, तो अपूर्वा, मैं आपको आज से 10 साल पहले के चलता हूँ। वसीम रिजवी इसी स्टेट के नागरिक हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाला था कि हमारे कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो कि हेट और नफरत फैलाती हैं हिंदुओं के खिलाफ, उसको निकाला जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको एकदम एक सिरे से फेंक दिया। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्त्सना करता हूं। अगर कोई एक सेंसिबल जज होता तो वो एक एक्सपर्ट की कमिटी बिठा के कहता कि देखो, ये एक मुसलमान कह रहा है कि कुरान और हदीस में ये आयतें हैं जो कि नफरत फैलाती हैं, जरा देखो, इसको बताओ। और पूरे रूट कॉज जो है वो यही है। मैं आज के भारत सरकार से विनती करता हूं कि आप सिर्फ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट ना करें। देखिए, जब किसी को वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो उसको बुखार होता है, बुखार सिम्टम है, लेकिन जो रूट कॉज है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उस बैक्टीरिया को मारना जरूरी है, और आज के समाज में वही कुरान और वही हदीस जो है बैक्टीरिया है। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। आज के दिन में पूरे विश्व में लगभग 300 जिहादी संगठन हैं, 300, और उन सबों का जो इंस्पिरेशन है वो कुरान और हदीस है। किसी को आप पूछ लीजिए, आप अलकायदा को पूछ लीजिए, आईएसआईएस को पूछ लीजिए, एलईटी को पूछ लीजिए, वो कहते, पूछिए कि आपने ये चीजें कहां से बनाई है, वो कहते हैं कि हम कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान और हदीस को। उनकी इंस्पिरेशन वहां से आती है। तो जब यहाँ पे वो जो नफरती आयतें हैं, आप उसको रिव्यू क्यों नहीं करते हैं? अपूर्वा, आज से 2 महीना पहले एक छोटी सी पत्रिका है द काउंटर व्यूज, उसमें एक आर्टिकल छपा था, ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्सेस ऑफ कुरान। मैंने इसकी एक कॉपी अपने होम मिनिस्टर को, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को, एक कॉपी एनएचआरसी को भेजा था। किसी ने कोई एक्शन लिया? उसमें 1 बाय 1 दिखाया गया है कि किस तरह से ये आयतें जो हैं वो ह्यूमन राइट्स का, हिंदुओं के राइट्स का वायलेशन करती हैं। अपूर्वा, चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कश्मीरी पंडित विकास रैना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 1990 में कश्मीरी पंडितों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा था, और किस तरह से उस वक्त नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों पर, वो तमाम चीजें हमने देखी हैं और आपने तो सर महसूस की होगी। आपको क्या लग रहा है 2025 में टारगेट किलिंग हो रही है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है? हम 2025 में रहते हुए 1990 वाले कश्मीर में वापस जा रहे हैं। मैम, जो आपने अभी बात की कि 1990 में मस्जिदों में ये ऐलान किया जाता था, जो आप बता रहे थे, रल्यूक गल्यूक सल्यूक, ये सब, मैम ये तो हो रहा था। अब 2025 में जो हुआ है कि नाम पूछ के, धर्म पूछ के वो मारा गया है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मेरे फादर, मैं एक मार्टियर सन हूँ। मेरे फादर 1997 में, उनका जम्मू रीजन में एक गुल एरिया है, उनके साथ 3 कश्मीरी पंडित, 3 कलीग्स थे उनके।
उनको बस से उतार के उनका नाम पूछ के उनका धर्म पूछ के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोलियां मारी गई। तो ये आज की घटना नहीं, ये होती रही है। अब देखिए, अब ये करना है कि इसका जड़ क्या है मैडम। एक तो ये बात है कि जो ग्राउंड सपोर्ट है उसको नेस्तो नाबूद करना है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जी। अगर ये आतंकवादी आए, ये रात को कहीं पे रुके हैं, कहीं पे खाना खाया है, किसी ने इनको पनाह दी है, किसी ने शेल्टर दिया है, ये सब नेस्तो नाबूद करना है, उसके बगैर नहीं हो सकता। हम ऊपर ऊपर जो बैंडेड लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मैं कितने आतंकवादियों को आप मारेंगे? 100 200? ये जो रावलपिंडी में जो रोग सेंटर चला रहे हैं उसको फ्लैटन करना बहुत जरूरी है। ये डेटरेंट जब तक हम नहीं दिखाएंगे मैम, तो तब तक ये चलता जाएगा। 2025 में हो गया, आप 2027, 28, 26 ये बात करते ही रहेंगे। इनका मिशन ही है कि काफिरों को खत्म करो। जैसे डॉक्टर साहब ने भी, कैप्टन साहब ने भी बताया अभी कि इनकी इंस्पिरेशन वो किताब है जो सीधे बोलती है कि काफिर होने नहीं चाहिए दुनिया में। इनफिडल, बीइंग ए इनफिडल इज ए सिन। तो इसका मतलब क्या है? अगर वही इंस्पिरेशन 300-400 ऑर्गेनाइजेशंस की है तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो हमको ये डिटरेंट दिखाना चाहिए। इट इज हाई टाइम कि आज हम ऐसा कुछ करें कि जिससे पीढ़ियों की याद उनको जो है ना वो हॉन्ट करे, उनको वैसा कुछ करना है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके या कुछ करके, सर ये मैडम ये तो एक बैंडेड लगा रहे हो आप। 30-40-100 टेररिस्ट को मार के, टेररिस्ट तो पुतले हैं, आपको उनका नर्व सेंटर जो है वो खत्म करना है। वो रावलपिंडी में बैठा है, आपने 4 दिन पहले आपके न्यूज चैनल पे ही चल रहा था, वो उनका चीफ क्या क्या बयान दे रहा था। उसके बावजूद अगर हम उधर हिट नहीं करेंगे, हम यही परिंदे मारते रहेंगे, तो मैम उससे कुछ नहीं होने वाला। इट शुड बी ऑल आउट वॉर। पीओके खत्म करो, उनका निकालो बाहर उनसे, उनको जो बांग्लादेश जैसे हमने किया था वैसे ही हमको करना पड़ेगा कुछ। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। हर साल ऐसी इंसिडेंट्स होती रहेंगी। दे आर ट्रेन टू किल पीपल, दे आर ट्रेन टू किल हिंदूज। जब तक हम वो रियलाइज नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट वो रियलाइज नहीं करेगी, कश्मीर, मुर्शिदाबाद, संभल, ये सब होता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। हम हिंदू मेजॉरिटी सिर्फ नाम के हैं मैम, हिंदुओं की कोई कदर की नहीं हम है। बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी जगहों पर नजर नहीं आती। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप भी कश्मीरी पंडित हैं, अभिनेता हैं, आपने ऐसे तमाम किरदारों को जिया होगा, देखा होगा। क्या लगता है कल की इस वारदात के बाद कश्मीरी पंडितों में एक बार फिर से वो डर ताजा हो गया है, जो एक बार फिर से अपने घर, अपने कश्मीर वापस लौटने का सोच रहे होंगे? क्या वो अब इस घटना के बाद कभी जा पाएंगे वापस? थैंक यू अपूर्वा। 2 करेक्शंस क्विकली। पहले आपने कहा था कि वो शारदा तिक्कू, दैट वाज गिरिजा तिक्कू, नॉट शारदा तिक्कू। दूसरा, आई एम नॉट द एक्टर, मैं मीडिया और रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो देखिए, 3 बुनियादी चीजें जो बार बार आती हैं और आती रहेंगी। पहली चीज, जो हमारा हमेशा से एक स्टैंड रहा कि कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू। कश्मीर नेवर वाज, नेवर इज, नेवर विल बी अ पॉलिटिकल इशू। इट वाज अ रिलीजियस इशू बैक देन, इट हैज ऑलवेज बीन अ रिलीजियस इशू। ये हमारी कमजोरी है, हम उसको कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि कश्मीर इज अ रिलीजियस इशू। इट इज अ रिलीजियस इशू। दे ऑलवेज वांटेड टू हैव अ रिलीजियस कैलिफेट इन कश्मीर। दैट इज ऑल दैट देयर इज टू दिस एंटायर थिंग। 2, ये वाला जो बैटल है जो अभी कल पहलगांव में हुआ, ये कोई आप इसको टेररिस्ट अटैक की तरह देखते हैं, ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलिट्री डेयर। ऑपरेशंस लाइक दिस are not terrorist attacks. These are military dares. If you see, मैं पहलगांव के आसपास के एरिया से ही आता हूँ, अनंतनाग से आता हूँ, तो ये एरिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, ये एरिया कैसा एरिया? It is unlike an उड़ी जहां आपका LOC and NSC are quite close by. No, this is right within it. इसके पीछे क्या है? लेह लद्दाख। उसके पीछे क्या है? चाइना। तो ये ऑपरेशंस ऐसे हैं, ये एक स्टेटवे मिलिट्री डेयर था। और ये दूसरा, इस मिलिट्री डेयर का एक मैसेज था कि जो अभी आप देखें पोस्ट आर्टिकल 370, जो एक रिसर्जेंस ऑफ
हिंदुइज्म जो वैली में दोबारा से आ रहा था, लोग, टूरिस्ट, कश्मीरी पंडित वापस अपने मंदिरों को, अपनी रिलीजियस जगहों को क्लेम कर रहे थे, क्लेम कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए था कि कश्मीर में हिंदुइज्म दोबारा रिवाइव नहीं होना चाहिए। तो एक पहली चीज, ये बिना मिलिट्री के सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। दूसरे, जो वहां के घोड़े वाले थे, टांगे वाले थे, जो वहां का लोकल सपोर्ट एक सिस्टम होता है, ये बिना, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर आपके पास में लोकल सपोर्ट नहीं है। वो एरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सो जब तक वो लोग नहीं मिले थे। तीसरी चीज, आज लेस देन 12 घंटे में हमारे पास उन 4 लोगों की फोटो आ गई। एंड आई एम वेरी श्योर हमारी फौज इतनी काबिल है कि अगले 24 घंटे में उनकी लाशें भी आपके सामने होंगी। इसमें किसी को कोई डेर नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है कि वो 30 दिन पहले आए, रेकी कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे? ये हमेशा से ऐसा होता रहा। ये 1 साल का अब एजेंडा सेट हो गया कि अब हम उनको खोजेंगे, उनको मारेंगे, उनको खोजेंगे। तब हम क्या कर रहे थे? ये एक रिफ्लेक्शन, जबकि हमको पता है इसके पीछे पाकिस्तान है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे ऐसे अपने मौकों फेलियर्स पे को भी, आशीष जी, लेकिन ऐसे मौकों पे तो पाकिस्तान पहले ही अपनी सफाई दे देता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ना आतंकी संगठनों से हमारा देखिए, कोई वो हाथ नहीं दैट है। इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, कोई, दैट इज रियली नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग, वी आर एंगेजिंग ऑन द रॉन्ग बैटल। पाकिस्तान कुछ भी कहे, दैट इज अ रॉन्ग बैटल। वी आर एंटैंगलिंग आवरसेल्व्स इन द रॉन्ग बैटल। बैटल वो है ही नहीं। क्या रशिया ने यूक्रेन से सफाई मांगी? क्या इजराइल किसी से सफाई मांगता है? अगर उनको पता होता है, हमें पता है, हम, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? वो आके आपका धर्म पूछ के आपको मार रहे हैं। इससे ज्यादा आपको अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो हमको इस देश को बंद करके किसी और देश को चलाने के लिए दे देना चाहिए। हमको छोटे छोटे देशों से ये सीखना चाहिए। इजराइल जैसे देश, जिनको मैप पे आप शायद ढूंढने भी जाओगे तो शायद आपको दिखने में मुश्किल होगी, क्या वो किसी से सर्टिफिकेट मांगते हैं? हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट द फैक्ट इज ऑल्सो दैट वी आर द बिगेस्ट सॉफ्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। हम हमेशा से अपनी सभ्यता के पीछे मुंह छुपा लेते हैं कि हम तो पुरानी सभ्यता है, आओ हमें ठोको। हम तो हिंदू है, हमको सहनशीलता सिखाई जाती है, आओ हमें ठोको। हम तो सेक्युलर है, आओ हमें ठोको। हम तो यहीं से लोगों को बताते हैं कि आओ हमें ठोको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कैंडल मार्च कर लेंगे। आप बंबई अटैक करिए, आप कश्मीर में अटैक करिए, आप पार्लियामेंट में अटैक करिए। वाजपेयी जी ने 15 साल पहले कहा था वक्त आ गया है आर और पार की लड़ाई की। आज 15-20 साल हो गए, वो आर और पार की लड़ाई कब होगी? ठीक है आशीष जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मिलिट्री डेयर में पॉलिटिकल कंपल्शंस काम नहीं आते। ठीक है सर, ठीक है, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। सिकंदर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, क्या आज कश्मीर में जो हो रहा है, हम ये देख के कह सकते हैं कि कश्मीर वाकई सुरक्षित है? चीजें वहां पर होती हैं, हम हाथों में कैंडल उठा लेते हैं। यही कुछ हमने पश्चिम बंगाल में देखा, यही सारी चीजें हम उत्तर प्रदेश में भी देखते आ रहे हैं, और अब ये कश्मीर में, क्या हम वापस से 1990 के कश्मीर में जा रहे हैं? सिर्फ छोटे छोटे आतंकियों को मार देना, क्या ये समस्या का समाधान है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, ये ऑपरेशन गुलमर्ग का ही हिस्सा है, जो 21/22 अगस्त 1947 को स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, ऑपरेशन गुलमर्ग। अगर जरा सी भी किसी को समझ होगी तो समझ में आ जाएगा मैं कहने क्या जा रहा हूँ। मेजर जनरल अकबर खान पाकिस्तान का एक ऑफिसर हुआ करता था, उसने किताब लिखी है रेडर्स इन कश्मीर। उसने ये कहा था कि जब अटैक हुआ 21/22 की रात के ऊपर, कश्मीर के ऊपर हुआ, कश्मीर को तोड़ने की साजिश की गई थी, वो उस वक्त रेगुलर आर्मी पाकिस्तान की थी, कबायली नहीं थे। हम लोग पढ़ते चला रहे थे कबायली थे, कबायली थे, कबायली थे। ये 21/22 की रात को उतरे थे। उसके बाद उन्होंने पूरे गांव के गांव उड़ाने शुरू कर दिए थे। 20,000 कश्मीरी पंडितों का और वहां के लोगों का कत्लेआम किया था। 500 से ऊपर गांव उजाड़ दिए थे। वो ऑपरेशन गुलमर्ग का ही हिस्सा था। रेडर्स इन कश्मीर किताब लिखी है पाकिस्तानी मेजर जनरल, किसी और ने नहीं लिखी। तो अभी जो भी मिस्टर कौल ने बात कही, बिल्कुल सही कही है कि मिलिट्री ये एक्टिविटी जो हो रही है वहां पे मिलिट्री का ही है। हो सकता है कि सादे कपड़े के अंदर या अपने कश्मीरी ड्रेस के अंदर रेगुलर आर्मी भी पाकिस्तान की हो सकती है। उनके पास ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं जो काम करती हैं जाकर के बॉर्डर पार करने के बाद। रही बात जो भी चल रहा है कश्मीर के अंदर, ये गले से किसी से उतर नहीं रहा। 370 हट्टा 35 का हटना, जिसे हाथ बंधे हुए थे भारत के, लेकिन अब हमारे हाथ नहीं बंधे हैं। जैसे हमारे सारे
ये संवक्ता लोग जो कह रहे हैं उनको ठीक कह रहे हैं। अभी ये राइट टाइम है, हम उनको बेफिटिंग आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन गुलमर्ग हम लंबा खींचने नहीं देंगे। रही, गौर करिएगा, बड़ी एक अजीब बात है, मैं क्योंकि इसके कल के मामले को मैं देख रहा हूं ठीक से, उसके अंदर एक मुस्लिम मारा गया है, मुस्लिम का भी नाम पूछ के मारा गया है। वो मुस्लिम है कौन? वो एक्सीडेंटली नहीं मरा है, वो सैयद आबिद हुसैन शाह है, वो शिया है। ये कश्मीर के आतंकवादी हैं 99.9%, क्या पूरे के पूरे जो है सुन्नी है, ये वहाबिज्म को मानने वाले हैं। और ये जिसको मारा है वो अनंतनाग का रहने वाला है, वो शिया है, उसका नाम जानते ही उसको मार दिया। उसके फादर का नाम है सैयद हैदर शाह, ये शियों का नाम है, वो शिया है जी। तो वहां पर शिया सुन्नी का भी एंगल आ गया कि आपने शिया को भी निपटा दिया उसी टाइम, क्योंकि वहां पे ये आतंकवादी, अब जितनी सेमिनरी चल रही है रावलपिंडी में चल रही है, जितनी इन्होंने, मैं तो सेमिनरी वर्ड इस्तेमाल करता हूं, वहां पढ़ा के भेजे जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। 26/11 हुआ, फलाना हुआ, धमाका, दुनिया भर की बातें होती रही हैं। ठीक है सर, ये सब वहीं से ट्रेंड होकर आते हैं। ये ऑपरेशन गुलमर्ग का सुनील हिस्सा जी है। से भी एक सवाल, हाँ ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास सर, अभी छोटा छोटा रिएक्शन ले रहे हैं। सुनील जी, एक तरफ लड़ाई वहां पर हिंदू मुस्लिम की है, तो लड़ाई वहां पर देखा जाए तो शिया और सुन्नी की भी है, जैसा अभी सिकंदर रिजवी साहब कह रहे थे। वहां पे एक व्यक्ति को मार दिया गया, अपने घर का इकलौता कमाने वाला वो शख्स था, नाम सुना और मार दिया उसको। देखो अपूर्वा, बात यह है कि आखिर हम कब तक इस दायरे में रह करके चर्चाएं करते रहेंगे। इस देश ने और जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों ने बहुत कुछ झेला है जी। बहुत रिपोर्ट्स आई, बहुत मीडिया रिपोर्ट्स आई, बहुत चर्चाएं हुई। अब थोड़ा खुल के बात होने लगा है। पहले तो सरकार कहती थी कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब 2-4 दिन मीडिया में चला, मामला खत्म हो गया। और जो सिकंदर साहब ने कहा 370-35 से हट गई, अब तो हाथ हमारे बंधे हुए नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल है, ये केवल हमास जैसा ही तो हमला है जो हमास ने इजराइल में घुस के किया। यदि हमास ने इजराइल में घुस के किया तो क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बैठे हुए लोग इस तरीके का हमला कर रहे हैं, धर्म पूछ करके उनको मौत के घाट उतार दिया, और उनके आका कहां बैठे हुए हैं ये बताने की बात थोड़ी ही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आएगी, देखेंगे, चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। अधिकतर सारे बड़े देशों ने कह भी दिया कि इस परिस्थिति में भारत के साथ हैं, और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा है कि भारत सरकार जो निर्णय करेगी, हम भारत सरकार के साथ हैं। अब ये भारत सरकार को देखना है कि बार बार इस तरीके से झेलना है कि एक बारी में मामले में खत्म करना है। जो 6-7 दिन पहले जो वहां का चीफ ने जो गंदी बातें कही, ये लगता है कि उस पर चर्चाएं हुई जरूर, लेकिन आप देखिए अंदर तक कहां तक वो भरा हुआ व्यक्ति, इस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो धार्मिक परिस्थितियों को किस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि मैं तो पिछले 30 साल से देख रहा हूं ये सब चीजें, समय आ गया है, पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ देश थे जी, जो भारत को रोकते भी थे, यदि भारत ने कभी आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कूटनीतिक तरीके से पीछे पाकिस्तान की फीट थपथपाते थे और भारत को रोकने का प्रयास करते थे। मुझे लगता है ऐसा माहौल इस समय देश में नहीं है। ठीक है। यदि मुझे लगता है कि जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है और मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री के यहाँ, कोई बड़ा निर्णय हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, लेकिन ऐसा निर्णय हो कि मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। ठीक है। वीएन झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय होना चाहिए कि ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, होना भी चाहिए, हम इस चीज की पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या हमारा इंटेलिजेंस फेल हो रहा है? क्योंकि अब सवाल इंटेलिजेंस पर भी उठ रहा है। आपने 2 सवाल पूछे। इंटेलिजेंस में जरूर कहीं न कहीं फेलियर हुई, लेकिन आप इसको फेलियर ना माने। जानते हैं, मैंने बताया था आपको, मैं 1990 में वहां पोस्टेड था। हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह में 6 बजे, एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हम लोगों को दी जाती है। जो जितने सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो अपीएसओज होते हैं, उनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाती है कि आज की इंटेलिजेंस ये है। उसमें कम से कम 10,000 20,000 इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं। उसमें किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा नहीं किया जाए, कौन सा क्रेडिबल है, कौन सा क्रेडिबल नहीं है, ये चीजें आपको पता नहीं चलती, क्योंकि रोज की ये चीजें आती हैं आपको। तो इसलिए चूंकि ये वारदात हुई है तो इंटेलिजेंस की फेलियर जरूर है, और ये लोग बाहर से आए हुए हैं। ये जो पहलगाम है, छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है,
कोई भी बाहर का आएगा तो ये जो टैक्सी वाले हैं, ये जो घोड़े वाले हैं, ये सबको जानते हैं। अगर कोई पुलिस यूनिफॉर्म है और वहां का नहीं है तो उनको पता है ये बाहर का आया हुआ है। तो ये सब लोग इसमें हैं। तो इंटेलिजेंस फेलियर जरूर डेलिबरेटली भी कह लीजिए या इनऑर्डिनेटली भी कह लीजिए, वो हुई है। आर्मी को ये पता नहीं चला है कि यहाँ पे बाहरी लोग। दूसरी चीज आपने पूछा कि ये कैसे खत्म होगा, तो अपूर्वा, आज के दिन में जबकि पूरे विश्व में ये जिहादी तंत्र का जो मार काटा चल रहा है, सिर्फ एक देश ऐसा है विश्व में जहां पे कि जिहादी मार काट नहीं चल रहा है, और वो है चाइना। चाइना का एक प्रोविंस जिनजियांग पूरे जिहादियों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं होती है कि वो चाइना के बाकी पार्ट में जाके मार काट करे। तो आखिर हम लोग उससे लेसन क्यों नहीं लेते हैं? हम ये जिहादी वायलेंस अपने यहाँ पे मतलब एक पूरी जनरेशन झेल चुके हैं। कितने अटैक हुए हैं, हम लोग कितने कब तक मरेंगे ये, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर आप एसडीपीआई का वो जो गजवाए टारगेट किलिंग तो बहुत लंबे वक्त से कश्मीर में चली आ रही है, एक दो करके नहीं। अपर टारगेट किलिंग को छोड़ दीजिए, 21 दुख के बाद मैं नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी लाइव्स हैं, लेकिन जो ये बड़ा प्लान है गजवाए हिंद, जिसमें कि वो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो कायर हैं, हम उसको मार देंगे। और वो कायर क्यों कह रहे हैं? कि हम बटे हुए हैं। देखिए, जब हिंदू की बात कर रहे हैं तो आज के दिन जो हिंदू मरे हैं, हम और आप, हम सब जो अंदर से रो रहे हैं, आज के दिन में वो लोग कितने खुश होंगे। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने कहा था कि हिंदुइज्म जो है वो मलेरिया और डेंगू है। कल वेस्ट बंगाल में जब कोई हिंदू मारा जाता है, जब कोई प्रताड़ित होता है, कहा जाता है कि वहां पे एक चुड़ैल है, वो खूब खुशी से नाचने लगती है, और कोई अगर जय श्री राम बोलता है तो वही चुड़ैल गुस्से में आंखें लाल हो जाती है उसकी। आज के दिन में इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिहादियों के गोद में बैठे हुए हैं, और वो तो यूपी में भी है। चारा चोर ले लीजिए, टोटी चोर ले लीजिए, टॉयलेट चोर ले लीजिए, दारू चोर ले लीजिए, आप चिटफंड चोर ले लीजिए, कितने लोग जिहादियों के गोद में बैठे हुए हैं। तो अगर उन जिहादियों के खिलाफ आप यहाँ पे एक्शन लीजिएगा तो आपको भुगतने पड़ेंगे। देखिए, छोटा सा एक वक्त बिल अभी आया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीजें मुसलमानों के लिए है, एक चीज हिंदुओं के लिए है कि आप जिस चीज पे अभी आपका मन आता है उस पर हाथ डालते हैं, नोटिस चिपकाते हैं कि ये जो मंदिर है ये वक्फ का है। इससे वो कितने प्रताड़ित हुए हैं। और हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को, हिंदुओं को मार के वहां पे मार दिया गया है और उनको अपनी जगहों से भगा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आज के दिन में हो गई है। हिंदू कब तक ये प्रताड़ना सहेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्लीज ट्रीट द डिजीज नॉट द सिम्टम्स। सिम्टम्स तो ये छोटे मोटे जिहादी हैं, ये इनको बताया गया है कि ये AK-47 लो या कि ये करके आ जाओ, वो करके आ जाते हैं। लेकिन ये जो रोग हमारे यहाँ पे फैला हुआ है, ये जिहाद का रोग, जो कि कुरान और हदीस से आता है, इसकी रिव्यू कब होगी? कब एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी कि इसकी रिव्यू कीजिए? क्योंकि सारे जिहाद का जड़ तो वहीं पे है। और तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि जब तक कुरान है तब तक ये आतंकी गतिविधियां चलती रहेगी दुनिया में। ठीक है, कोई आज से इससे छूटा नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास रैना जी, कश्मीर को नॉर्मलली कहा जाता है, लेकिन इस घटना के बाद आपको लगता है कि घर वापसी कश्मीरी पंडितों की हो पाएगी वहां पर? मैडम देखिए, घर वापसी के लिए तो 30 सालों से वो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, बट घर वापसी ऐसे नहीं हो सकती मैडम। कश्मीरी पंडित आज देखिए, जैसे ही ये इंसिडेंट्स हुई तो वहां पे एक नोटिस निकाला गया कि जो भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज है उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया, जो वहां पे अभी काम कर रहे हैं। तो जो वहां पे आपने खुद देखा, इतने सालों में इतने टारगेट किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडित्स की, देखिए वो एटमॉस्फेयर है ही नहीं घर वापसी का। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि हम अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स है अभी भी वहां पे चल रही है। मैं आपको एक सिंपल डेटा देता हूँ, 1200 करोड़ 12,000 करोड़ कश्मीर देता है यूनियन गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट जो बजट कश्मीर के लिए, JNK कश्मीर के लिए मेजरली रखता है, वो 1,10,000 करोड़ है। और उसमें भी जिन लोगों को आज उन्होंने मारा है, जिन स्टेट्स के लोगों को मारा है, वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, यूपी। मैडम, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हम वहां पे जो नॉर्मल सी का जो ये एक मुखौटा है, ये
ये सही नहीं है। चेंज आई है, मैं नहीं, मैं खुद कश्मीर जाता रहता हूँ। चेंज आई है, बट बहुत टाइम लगेगा। अभी कश्मीरी पंडितों का बहुत वापस टाइम जाना। लगेगा हाँ, उस दौर में वापस जाने में जब कश्मीरी पंडित बेखौफ होकर वहां पर जा पाएंगे, रह पाएंगे और अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। ठीक है आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मानते हैं कि इस सिस्टम ने स्थायी रूप से कश्मीरी पंडितों को भुला दिया है, या सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब कश्मीरी पंडितों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये नतीजा हम देखते हैं? Absolutely, I think you made a fair point. Yes, ये हमेशा से होता आया है। देखिए, लड़ाई पॉलिटिकल है, लड़ाई वोट की लड़ाई भी है। जब वहां पे कश्मीरी पंडित कभी हो नहीं पाएगा, तो वोटर आपका जो मुस्लिम मेजोरिटी आपका वोटर है, तो आपकी पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली वैसे ही ट्यून होगी। आज कश्मीरी पंडित आपकी डे टू डे में कहीं फैक्टर नहीं होता। कश्मीरी पंडित का रोल सिर्फ इतना है, जब आपको चाहिए तो वो घास में एक जो सिंडर कह लीजिए, टेंडर कह लीजिए, उसकी तरह उसका इस्तेमाल होता है। जब भी एक आपको एक सहानुभूति की जरूरत होती है, जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है, तो कश्मीरी पंडित का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑन ग्राउंड, जैसे विकास कह रहे थे, आप ऑन ग्राउंड देखिए, जितने भी पीएम पैकेज में कश्मीरी जो पंडित वहां पे खास करके एम्प्लॉइज हैं, उनकी रहने की कंडीशंस क्या कभी किसी ने देखा है? आई एम श्योर किसी ने नहीं देखा होगा। वो जेलों में रहते हैं, वो इतनी बदहालती, बद इंतजामी में रहते हैं कि लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के आते हैं, क्योंकि आपने उनको नौकरी तो दे दी वहां पे, साथ में कैविएट चिपका दिया कि आपको यहां से ट्रांसफर नहीं मिल सकता। आपने शेर के पिंजरे में उस बकरी के बच्चे को डाल दिया और उसको कहा कि बेटा तुम वहां से चिल्ला नहीं सकते, तुमको तो नौकरी चाहिए थी ना, लो हमने तुमको नौकरी दे दी, लेकिन अब शोर नहीं मचा रहा। इट इज इनह्यूमन। जो जिस तरीके में इस पूरी स्ट्रैटेजी को अप्रोच किया जा रहा है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है। दूसरी चीज ये कि जो सरकार के एडवाइजर्स हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस स्थिति को बहुत करीब से हम सब लोगों ने देखा है, जो एडवाइजरी रोल में लोग हैं, वो मुझे नहीं लगता उनको कश्मीर की अभी भी समझ है। 20 साल हो गए और हम वहीं पर अभी भी हैं। उन लोगों को कश्मीर के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं कश्मीर के, जब तक आप वहां पे एक कश्मीरी पंडित कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, देखिए आप क्या ये पॉसिबल है कि आप हर हिंदू की पीछे सिक्योरिटी देंगे? नहीं दे सकते। ठीक है, सिकंदर रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात नहीं दे सकते। ये सिक्योरिटी समाज की तरफ से आएगी, और वो समाज इस वक्त टोटली एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को देख रहा है। ठीक है, सिकंदर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कौल साहब, आई एम सॉरी, मैं आपकी एक बात को मैं काटना चाहूंगा, यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो गवर्नमेंट के एडवाइजरी बोर्ड के अंदर एडवाइजरी लोग हैं, जो एडवाइस देने वाले हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, या कश्मीर के फेवर में नहीं कर रहे हैं, या उनके सामने नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ही ना मानने वाली बात है। आप जानते हैं कौन कौन एडवाइजर उसका है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू दी सिचुएशन, ऑन ग्राउंड सिचुएशन इन कश्मीर, none of the political advisors know anything about Kashmir. मैं अभी no idea. आप गलत आपने कहा। I have great respect for you, but you know, please tell me one person who understands Kashmiri language from the advisors who are sitting in Delhi. Nobody. आप डोवाल साहब पे शायद उंगली उठा रहे हैं जो हमारे इन्हें से। नहीं, मैं डोवाल साहब की बात अच्छे से नहीं, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। कौन साहब, आपको सुन लिया मैंने, मुझे बात करने दीजिए। एडवाइजरी के अंदर कौन हमारे क्या है? कश्मीर को उनसे अच्छा कौन जानता है? एनएसएस अच्छा कौन जानता है? एक चीज सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने मुझे नहीं, मैं कहां से आता हूं मैं भी बता दूं। अरे भाई, बाई ब्लड में बल्तिस्तानी हूं, क्रॉस बॉर्डर, लेकिन हमारे बॉर्डर पे लद्दाख में सुई भी नहीं पार होती है, कश्मीर में होती है, आते जाते रहते हैं आतंकवादी। मैं बाय ब्लड मैं बल्तिस्तानी हूं, जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, बॉर्न इन लखनऊ, मैं वहीं का हूं भाई। ये सारा मुझे उधर का समझा हुआ अच्छे से, ये भी जानता हूं कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये समझिए कि गवर्नमेंट इतनी वीक है, कश्मीरों का नहीं ध्यान रखती, गलतफहमी है। हमारे सीडीएस मरूम साहब ने, जनरल विपिन रावत ने एक बात कही थी एक अपने प्रोग्राम के अंदर, कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं। 2.5 युद्ध हो गया, एक हमारा दुश्मन जो उत्तर में, एक हमारा जो पश्चिम के अंदर है, और आधा दुश्मन हमारे देश के अंदर है, जिनसे रोज लड़ना, जिनका हम शक्ल से पहचानते हैं, उनको जानते हैं कौन हमारे दुश्मन है। ये हम उनसे रोज लड़ना है, बताते हैं हम 25 से 30 करोड़ की आबादी है, ऑफिशियल 18 करोड़ भी नहीं है।
उसके अंदर भी देखिए तो उसमें से 3.25 करोड़ शिया निकाल दो, बचे मुश्किल से 14-15 करोड़। आपको तो साइकोलॉजिकल जबरदस्ती प्रेशर डाल करके, और रही बात के गजवा हिंद कुछ नहीं, ये बकवास है। अभी जो कंडीशन चल रही है भारत के अंदर आज की डेट में, वो मारने मर जाने की, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने की है। वो जो भी आतंकवादी हो, चाहे टेररिस्ट हो, उनको छोड़ना नहीं, उनको फायरिंग स्क्वाड डिजर्व करते हैं वो लोग हैं। कंट्री के सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये कहें कि हमारे क्या एडवाइजर गलत बैठे तो साहब आई एम सॉरी कौन साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए स्ट्रांगली आपको अगर अभी हम यहाँ पे नहीं होते कि हमारे घर के भीतर आके 6 लोग आके आप हमको ठोक के जाते हैं और हम पॉलिटिकल मशीनरी को जस्टिफाई करते हैं, इट इज अ ट्रैवेस्टी। चलिए ठीक है, अगर अच्छे होते तो हमारे घर में आके हमको ठोक के नहीं जाते। कौशिक साहब, क्या कहता है आपका अनुभव? अभी और कितना वक्त लग जाएगा कश्मीर को सुधरने में, संभलने में कितना वक्त लग जाएगा? जितना कश्मीर समझ सकता था समझ गया। मतलब अब ये एंड है, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता कश्मीर का। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और ये सब चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। और जब तक ये खत्म नहीं, स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नाकाफी साबित हो रहे हैं। घर में घुस के मारना पड़ेगा। आप ये बताइए, इंटेलिजेंस के पास नहीं है कहाँ आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, कहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? एक एक रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। पुलवामा के बाद क्या हुआ? यदि अमेरिका बीच में ना आया होता तो मुझे लगता है सारी चीजें उड़ा दी जाती। अब आज ट्रंप कह रहे हैं मोदी जी से फोन करके कि हम आपके साथ हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, रशिया का राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सब सूची है एक एक चीज की, कहाँ आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, घर में घुस के मारना पड़ेगा। अब ये बहुत हो गया, जब से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग यही देख रहे हैं, 40,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए। अब कब तक ये चलेगा? यदि इस सरकार के रहते हुए भी यदि कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर भगवान भरोसे है ये देश। ठीक है, जिस विश्वास भरोसे के साथ इस देश की जनता ने मोदी जी को चुना, जो व्यवस्था है, और कल जिस तरीके से अमित शाह गए तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे लगता है कि ये ऐसा निर्णय होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आतंकवादी कैंप हैं, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, फाइनल कमेंट सर मैं आप सभी मेहमानों से लेना चाहूंगी। सबसे पहले सर आपसे, वीएन झा साहब आपसे फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर, क्या इलाज जो है कश्मीर को सुरक्षित करने का, कश्मीर को फिर से संभालने का और इन आतंकवादियों को खत्म करने का? अपूर्वा, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो जी, लेकिन उस इलाज करने के लिए आप में प्रतिबद्धता चाहिए। जैसे मैंने कहा, जैसे सारे पैनलिस्ट ने कहा, एक तो जो हमारा एक्साइटर है पाकिस्तान, वहां पे सबक सिखाई जाए, लेकिन जो रूट कॉज है जरा उसको एड्रेस कीजिए। मैंने आपको उदाहरण दिया था चाइना का, आप मुझे 30 सेकंड करते हैं तो मैं बताता हूँ कि वहां पे लेकिन सर फाइनल कमेंट, फाइनल कंक्लूजन, उसमें सिर्फ एक चीज किया हुआ है कि कुरान जो अरेबिक में लिखी गई, जो ओरिजिनल कुरान है वहां प्रतिबंधित है। चाइनीज भाषा में कुरान लिखी हुई है, उसमें से वो सारी आयतें निकाल दी हैं। वहां हर फ्राइडे को जो खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबा का स्क्रिप्ट वहां की सीसीपी की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लियर करती है। कोई भी आदमी जो 16 साल से कम है उसको कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक ऐसे स्टेप्स हैं, और सीसीपी का एक आदमी हर वो मुस्लिम बहुल एरिया में रहता है, पूरी रात रहता है और वहां की इंटेल गैदर करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। लोग हर लोगों से सीखते हैं, भारत को भी चीन से ये सीख लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में ये बहुत कामगार होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम इसको रिप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये मानव के खिलाफ है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सच्चे मुस्लिम हैं और हमारे जैसे देशभक्त भी हैं। हम आर्म फोर्सेस में रह चुके हैं, हमारे भी स्क्वाड्रन में ऐसे पायलट्स थे जो हमसे बड़े बड़े देशभक्त थे। तो हर जिहादी एक मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम जिहादी नहीं है। इसको ध्यान में रख के आगे का जो स्टेप है वो बड़ा फर्म स्टेप है, जो मैंने ट्रीटमेंट सुझाई है कि रूट कॉज को देखिए, और जो मर्ज का इलाज है, पट्टी लगाने वाली, वो भी पाकिस्तान के ऊपर भी कीजिए। चलिए ठीक है सर। विकास जी आपसे समझना चाहूंगी सर, फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर, क्या लग रहा है कश्मीर फिर से 1990 में वापस जा रहा है? मैडम 1990 में तो नहीं जा रहा है, बट आज ऐसी सिचुएशन है, जैसे सब लोगों ने बताया, पॉलिटिकली जो इंटरनेशनल
नॉर्म्स के हिसाब से वो इंटरनेशनल में जो इंटरनेशनल छवि हमारी बनी है उसके हिसाब से हमको वो कैपिटलाइज करना चाहिए। हमको रावलपिंडी को फ्लैटन करना चाहिए और दूसरा ये करना चाहिए इंटरनली जो भी सपोर्ट सिस्टम है, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई कश्मीर का या कहीं और देश में, जो भी ये करना उनको जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज हो सकती है और आप कुछ कर नहीं सकते। आज आप वो बैंडेड वाला सिस्टम नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे तो अगले साल और चोट होगा। पे मरहम बहुत हो गया, अब इनका जड़ से इलाज करना होगा। आशीष जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। जी जी, 3 things. 1, please accept that this is not a political problem, it's a religious problem. 2, if Pakistan is the enemy, this is the time for a final war. जो वाजपेयी जी ने 15 साल पहले कहा था, अब वक्त आ गया आर पार की लड़ाई का, वो हो जानी चाहिए। ये हर दिन का नहीं चलेगा। तीसरी, हम लोग इतना डिफेंस स्पेंड करते हैं, हमारे पास ये इंटेल होना चाहिए था। ये एक्सेप्टेंस, सब चीजें दूसरे के ऊपर डाल देना वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ तो कमियां हमारे अंदर भी रही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते। को हमें पहचानना है, एकजुट होना होगा। सिकंदर साहब, देखिए, मैं तो सीडीएस साहब की उसी बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि आधे युद्ध से जो ग्रस्त हैं, हम देश के अंदर हैं, अपने लोगों से लड़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे देखिए 90% तो कन्वर्टेड मिल जाएंगे। उनका डीएनए टेस्ट कराइएगा, चेक कराइएगा तो वो भी भारतीय मिलेंगे, लेकिन बहके हुए हैं। वो गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्म से, इसका क्या है। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई, ना बेटा, ना भतीजा, ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है। धड़कन जा छुपती है इस सीने की उस सीने में, धड़कन जा छुपती इस सीने की उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म, जिस्म फना होते हैं, और जो फना होगा एक दिन पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है, आज के हम अर्जुनी तो हैं। जय हिंद। ठीक है, सुनील साहब आपसे सर फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर, फटाफट सर। एक बिल्कुल फुल एंड फाइनल होना चाहिए। देश ने आपको झेल लिया और इस सरकार से देश के हर एक व्यक्ति को उम्मीद है कि निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई सरकार बड़ी कार्रवाई देश ने झेल लिया। अब मरहम लगाने का वक्त चला गया सर। फुल एंड फाइनल आर एंड पार की लड़ाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास रैना जी, आशीष जी, के सिकंदर साहब, सुनील कौशिक जी और वीएन झा साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चर्चा में तो मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन ये चर्चा खत्म नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक टारगेट किलिंग कश्मीर से खत्म नहीं हो जाती। धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के, कंफर्म करके जिस तरह से हिंदुओं को वहां पर मारा गया है, पूरे देश का इस वक्त खून खौल रहा है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जो करना है वो करिए, लेकिन इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और जड़ से इनको खत्म कर दीजिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीएस की बैठक खत्म हुई है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीसीएस की बैठक हुई खत्म। पाकिस्तान पर अटैक की रणनीति तैयार हो गई है। तो सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है, पाकिस्तान पर अटैक की रणनीति तैयार हो गई है। अब देखना होगा कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी बनी है और आखिर कब पाकिस्तान में ये कार्रवाई होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। और बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।